हाय फ्रेंड्स। आई होप आपको एनआईएसएम सीरीज 6 के सभी पार्ट्स पसंद आ रहे होंगे। आप उनको ठीक से यूटिलाइज कर रहे होंगे सो दैट आप अपना ये एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। तो लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 ऑफ एनआईएसएम सीरीज 6 के मॉक टेस्ट सीरीज में। हम स्ट्रेट अवे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमारा क्वेश्चन है DIS स्टैंड्स फॉर डिलीवरी इंटेंट स्लिप, डिलीवरी इंफॉर्मेशन स्लिप, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, डिलीवरी इंटरनेशनल स्लिप। तो देखिए इसका DIS का मतलब होता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपका। हमारा इसका आंसर हुआ सी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। जैसे आप बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप चेक्स इश्यू करते हैं, वैसे ही आप इसमें डीमेट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर से शेयर को ट्रांसफर करने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। आप देखते हैं थोड़ा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप थोड़ा इस तरह का होता है जिसमें आपकी सेटलमेंट डिटेल्स, सेटलमेंट नंबर, ISIN, कौन सी कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन से सेटलमेंट नंबर के थ्रू कर रहे हैं, कौन सा मार्केट टाइप के थ्रू कर रहे हैं, क्लाइंट आईडी जिसके अकाउंट में करना उसका नाम। तो एक तरह से ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप एक तरह से जैसे बैंक अकाउंट में चेकबुक के थ्रू हम अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट में हम डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के थ्रू शेयर्स ट्रांसफर करते हैं। इसलिए हमारा आंसर हुआ सी। DIS स्टैंड्स फॉर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, ताकि हम जो शेयर्स हैं उनकी डिलीवरी की इंस्ट्रक्शंस दे सकें, इसलिए इसको बोलते हैं डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। RTA कैन ओपन BO अकाउंट्स। तो RTA देखिए यहाँ पर स्टैंड्स करता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स कैन ओपन BO अकाउंट्स। BO मींस बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट्स, जिसके हमारे जैसे आप मैं इंडिविजुअल जहाँ डीमेट अकाउंट होते हैं हमारे, तो हमारे अकाउंट्स को बोलते हैं BO बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट्स। तो इसका मतलब हुआ RTA कैन ओपन BO अकाउंट्स। Option A only for the investors who applied for IPO of an ISIN which is serviced by RTA. B. RTA cannot open BO accounts of any category. C. Only for the investors having balances for the ISIN serviced by the RTA. D. Only for the foreign investors. देखिए इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा RTA cannot open BO accounts for any category. Answer is B. जो भी इन्वेस्टर्स को BO अकाउंट, बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट या बेनिफिशियल ओनर अकाउंट जो ओपन करना होता है वो किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही ओपन होता है। RTA ओपन नहीं करता। जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं वो कोई भी कंपनी के शेयर्स से रिलेटेड, जितने भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उस सर्विसेज में RTA हेल्प करता है, बट RTA BO अकाउंट्स को ओपन नहीं कर सकता किसी भी कैटेगरी के। BO मींस बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट। अगर डीमेट अकाउंट को ओपन करना है तो उसके लिए हमें DP के पास जाना पड़ेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हम स्टडी कर चुके हैं कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, इस तरह की जो स्टॉक ब्रोकर सिक्योरिटीज में जो डील करते हैं उनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं, जहां पर ये हमारे डीमेट अकाउंट होते हैं। तो उन डीमेट अकाउंट्स को बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि जिनके अकाउंट्स होते हैं वो उसमें बेनिफिशियल ओनर होते हैं। RTA cannot open accounts, cannot open BO accounts for any category, and hence answer is B. With the introduction of depository system in India, theft, forgery, mutilation of certificate become more prominent. A true, B false. तो देखिए इसका आंसर है false, B. पहले जब भी हम शेयर्स में ट्रेड या सिक्योरिटीज वगैरह में जब ट्रेड करते थे या उसमें डील करते थे तो उसमें सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि फोर्जरी हो रही है या म्यूटिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स हो गया या उन शेयर सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स की चोरी हो गई। बट जब से डिपॉजिटरी सिस्टम आया है तो डिपॉजिटरी सिस्टम्स में जो सारे शेयर्स और सिक्योरिटीज को रखा जाता है वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया, थेफ्ट, फोर्जरी, म्यूटिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स प्रोमिनेंट नहीं हुए, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि खत्म ही हो गए हैं। हेंस आंसर इज बी फॉल्स। थोड़ा अगर आप एक्सप्लेनेशन स्टडी करना चाहें तो इन डिपॉजिटरी सिस्टम इन्वेस्टर स्टैंड्स टू गेन, इन्वेस्टर्स को एक्चुअली फायदा ही होता है। एफिशिएंट सेटलमेंट होता है, उसकी कॉस्ट कम होती है, फोर्जरी नहीं होती, लोअर रिस्क है फोर्जरी का, थेफ्ट का। बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम हैज टू बी सिक्योर्ड एंड वेल गवर्न। बट जो सिस्टम है वो बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए और वेल गवर्न होना चाहिए।
all the players have to be conversant with the rules and the regulations as well as with the technology of processor. जो भी उसमें डिपॉजिट सिस्टम में जितने भी प्लेयर्स होंगे उनके रूल्स रेगुलेशंस को उनको अबाइड करना आना चाहिए, उनको न्यू एज टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए. These intermediaries in the systems have to play the rules and regulations strictly. तो ये जब डिपॉजिटरी सिस्टम आया था तो डिपॉजिटरी सिस्टम के आने के बाद फोर्जरी, म्यूटिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ये बहुत कम हो गया है, चोरी, क्योंकि ये सभी फिजिकल सर्टिफिकेट्स पे होता था. जब डिपॉजिटरी सिस्टम आया है जहां पे शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, वहां ये बहुत कम हो गया है. What kind of account is required by a nominee to give effect of the transmission of share? देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब समझिए. अगर अकाउंट होल्डर का, डीमेट अकाउंट होल्डर का या बेनिफिशियल ओनर अकाउंट का अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को किस तरह का अकाउंट चाहिए ताकि वो उसके शेयर्स का ट्रांसमिशन हो सके. ट्रांसमिशन का मतलब हमने डिस्कस किया था, टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द शेयर्स. तो मान लीजिए कि ए के अकाउंट में शेयर्स हैं और उसमें नॉमिनी है बी. अगर अब ए की डेथ हो गई है तो वो जो बी है, जो नॉमिनी है, उसके अकाउंट में शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे, तो उसको किस तरह का अकाउंट चाहिए. तो ऑप्शन है ए सेविंग्स अकाउंट, बी डीमेट अकाउंट, सी सैलरी अकाउंट एंड डी नन. तो देखिए इसका हमारा आंसर हुआ डीमेट अकाउंट, बी. क्यों? क्योंकि नॉमिनी के अकाउंट में जो शेयर्स ट्रांसफर होंगे वो भी डीमेट अकाउंट में ही होंगे. शेयर्स तो और कहीं रख नहीं सकते हैं, डीमेट अकाउंट में ही रख सकते हैं. तो जब भी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होगा तो जो नॉमिनी का अकाउंट है वो डीमेट अकाउंट होगा, तभी उस अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर हो पाएंगे. इसलिए हमारा आंसर हुआ बी. Once the shares are dematerialized, they lose their identification features in terms of share certificate number, distinctive numbers and folio numbers. ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स. तो देखिए इसका हमारा आंसर है ए ट्रू. देखिए पहले आपके फिजिकल सर्टिफिकेट का हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है. इस तरह के सर्टिफिकेट्स आते थे. उस फिजिकल सर्टिफिकेट में यहाँ फोलियो नंबर होता था, कितने शेयर्स हैं, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और उनके शेयर सर्टिफिकेट का डिस्टिंक्टिव शेयर्स के नंबर्स क्या हैं. तो वो इस तरह से वो आइडेंटिफाई होते थे. बट जब अब ये डीमेट हो गया और डिपॉजिटरी सिस्टम आ गया तो सारे शेयर्स को अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है. तो अभी शेयर्स में जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है तो सिर्फ उनकी कैटेगरी ये होता है कि मान लीजिए 100 शेयर्स हैं इस कंपनी के इस ISIN के थ्रू और इसका इन्वेस्टर ये है. उसमें कहीं भी फोलियो नंबर नहीं होता, कोई भी आपके डिस्टिंक्टिव नंबर्स नहीं होते और सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता. तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे. तो they do not bear any distinguishable features like distinctive numbers, folio number और certificate number. Once the shares are dematerialized, एक बार अगर शेयर dematerialize हो गए तो they lose their identification feature in terms of shares number, certificate number, their distinctive numbers and folio numbers. तो जैसे ही शेयर्स डीमेटलाइज होते हैं उनकी सारी ये फीचर्स खत्म हो जाती है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिर्फ ये होता है इतने शेयर्स हैं इस कंपनी के हैं और उस कंपनी का ISIN ये है और ये उसका जो बेनिफिशियल ओनर है वो ये है, मतलब सो एंड सो. तो सिर्फ ये सारी फीचर्स अवेलेबल रह जाती हैं और शेयर सर्टिफिकेट की जो फीचर्स हैं वो डिपॉजिटरी सिस्टम में अवेलेबल नहीं होती. Title to the securities owned is in the terms of the securities and not in the terms of distinctive numbers, share certificate, etc. Each securities is identified in depository system. Depository system में जितने भी securities है वो identify की जाती है by an ISIN number, International Securities Identification Number, and a short name. चलते हैं next question के ऊपर. Which way primary market used to raise the fresh capital from the investor? A. IPO, B. right issue, C. offer for sale of equity or debt, and D. all of the above. तो देखिए इस क्वेश्चन में है कि इसमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है अगर कोई इन्वेस्टर से फ्रेश कैपिटल रेज करना हो. तो देखिए इसका आंसर है इनिशियल पब्लिक ऑफर. इसके थ्रू भी प्राइमरी मार्केट में फ्रेश कैपिटल डायरेक्टली यूज किया जाता है, रेज किया जाता है इन्वेस्टर से. जो राइट इशू होता है, राइट इशू में भी कोई एक्सचेंज पर ट्रांजेक्शन नहीं होती. राइट इशू में क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी आपको किसी प्राइस के ऊपर आपके लिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए राइट इशू निकाल देती है कोई पर्टिकुलर रेशो में, तो आप उस रेशो के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. तो वो भी प्राइमरी मार्केट हुआ बिकॉज उसमें आप कोई एक्सचेंज से कोई बाय और सेल नहीं कर रहे हैं. ऑफर फॉर सेल ऑफ इक्विटी और डेट, अगर आपको कोई कंपनी को इक्विटी और डेट
और फिर से ऑफर फॉर सेल करनी है, उसको आईपीओ आ चुका है, राइट इशू कंपनी ने इशू किया नहीं किया। तीसरा मेथड भी है कि कंपनी ने कुछ और शेयर्स निकाल दिए मार्केट में, तो उसको, या सिक्योरिटीज निकाल दी, तो उसको बोलते हैं ऑफर्स फॉर सेल्स ऑफ इक्विटी और डेट। तो ये सारे के सारे जो मेथड होते हैं वही प्राइमरी मार्केट में यूज किए जाते हैं फ्रेश कैपिटल को रेज करने के लिए फ्रॉम इन्वेस्टर्स, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सचेंज रिलेटेड कोई बाय और सेल नहीं होता, ये डायरेक्टली जो इन्वेस्टर्स है ये कैपिटल रेज की जाती है, इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ द अबव। Capital market has two interdependent and inseparable segments: the new issuer primary market and the stock secondary market। तो देखिए चारों मेथड में जो डायरेक्टली है वो प्राइमरी मार्केट में के ही थ्रू कैपिटल रेज की जाती है, सेकेंडरी मार्केट में कोई भी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स नहीं होती बाय और सेल का। Primary market is used by the issuer for raising the capital from the investors by making initial public offer or right issue or offer for sale of equity or debt। तो कंपनी जो प्राइमरी मार्केट में यूज करना है, उसको कोई कैपिटल को रेज करना है, तो वो क्या करती है, या तो इनिशियल पब्लिक ऑफर ले आएगी, या जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या सिक्योरिटी होल्डर हैं उनके लिए राइट इशू ले आएगी, या फिर दोबारा से उसको सपोज मान लीजिए कोई आईपीओ उसका ऑलरेडी मतलब आ चुका है, ये राइट इशू उसको सपोज इशू नहीं करना, तो वो कंपनीज कोई नए शेयर्स भी निकाल सकती है इक्विटी और डेट के। तो वो ये सारे मेथड्स प्राइमरी मार्केट में कैपिटल को रेज करने के लिए होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज फार एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइड डीपी इज कंसर्न्ड? ए, डीपी shall have a net worth of 100 crore or more. B, DP shall obtain prior approval of SEBI before commencing the activities relating to opening of account of qualified financial institution. DP shall be either a clearing bank or a clearing member of any of the clearing corporation. D, DP shall have appropriate arrangement for receipts and remittances of money with a designated authorized dealer, that is AD category 1 bank। देखिए इसका हमारा आंसर हुआ ए। जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखिए डीपी शेल हैव ए नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ और मोर, ये गलत है, क्योंकि डीपी की जो नेटवर्थ है वो सिमिलर नहीं है सभी के लिए, वो अलग अलग है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो देखिए, सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंगली जो मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेंट्स के लिए वो इस तरह से है। अगर कोई स्टॉक ब्रोकर और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी डीपी के लिए अप्लाई करती है तो उसकी जो नेटवर्थ है वो 50 lakhs होना चाहिए फॉर ग्रांटिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू एक्ट एज एन डीपी, अगर वो स्टॉक ब्रोकर है या एनबीएफसी है। लेकिन अगर वो आरएनटी एजेंट्स कोई अप्लाई करती है और अगर उसको डीपी की तरह एक्ट करना है तो उसकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो एटलीस्ट 10 करोड़ होनी चाहिए। If a stock broker seeks to act as a DP in more than one depository, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है जिसमें अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ 50 lakhs का उसको नेटवर्थ चाहिए था, अगर वो ये चूज करता है उसको कि मोर देन वन डिपॉजिटरी में उसको काम करना है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह काम करना है, तो ही शुड कंप्लाई विद द स्पेसिफाइड नेटवर्थ क्राइटेरिया सेपरेटली फॉर ईच डिपॉजिटरी। तो उसको 50 लाख सभी डिपॉजिटरी की अलग से ये नेटवर्थ क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। If an NBFC seeks to act as a DP on behalf of any other person, अगर कोई NBFC होती है, अगर वो एक्ट करना चाहती है एज ए डीपी ऑन द बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, तो फिर उसकी नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट हो जाती है 50 करोड़। तो देखिए इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ ए, क्योंकि डीपी शैल हैव ए नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें जो डीपी की नेटवर्थ है सभी के लिए अलग अलग है। अगर कोई एनबीएफसी है वो डीपी के लिए रजिस्टर करना चाहती है उसके लिए अलग है, स्टॉक ब्रोकर के लिए अलग है, आरएनटी एजेंट्स के लिए अलग है। तो ये हमारा इसका आंसर तो हो गया ए। देखिए अब बाकी बी सी एंड डी ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, तो आप देखिए इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए कि डीपी शैल ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी। तो डीपी को कोई भी अपना काम स्टार्ट करने से पहले सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। डीपी शैल आइदर बी ए क्लियरिंग बैंक और ए क्लियरिंग मेंबर ऑफ एनी ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो देखिए सेटलमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है कि जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होंगे वो या तो क्लियरिंग बैंक होंगे या क्लियरिंग मेंबर होंगे किसी भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के, सो दैट्स वो सेटलमेंट्स होंगे उनके क्लाइंट्स के शेयर्स की। एंड डी, डीपी शैल हैव एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स फॉर द रिसिप्ट एंड रेमिटेंसेस ऑफ मनी विद ए डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक।
तो देखिए डीपी के पास अरेंजमेंट भी होना चाहिए ऑथराइज डीलर के थ्रू, जहां पर उसके सारी रेमिटेंसेस और रिसिप्ट्स के अरेंजमेंट हो, ताकि वो सारे शेयर्स वगैरह ट्रांसफर हो पाए, सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो पाए, फंड्स ट्रांसफर हो पाए। तो हमारे सारे जो आंसर्स हैं बी, सी एंड डी ये करेक्ट हैं। जो डीपी शेल हैव ए नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर, ए, ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर प्लेजिंग एंड हाइपोथिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज, the pledgee and the pledger can have their account with the DPs under the different depository. A true, B false। तो देखिए इसका आंसर है बी हमारा false। देखिए जब भी प्लेजर और प्लेजर वो होता है जिसको लोन लेना होता है और अपने जो शेयर्स को प्लेज कर देता है, और प्लेजी वो होता है एनबीएफसी या बैंक जो शेयर सर्टिफिकेट्स या शेयर सर्टिफिकेट्स की जगह पर अभी डीमेट हो गया है, तो जो डीमेटेड शेयर्स और सिक्योरिटीज होती है उसको प्लेज कर लेता है, और जो क्लाइंट है जो प्लेजर है उसको लोन देता है। अब इस केस में क्या होता है, अगर जो प्लेजर है जो बेनिफिशियरी ओनर है जिसका डीमेट अकाउंट है, अगर उसको लोन चाहिए और अब उसको अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज उसको प्लेज करना है, तो दोनों का जो अकाउंट होना चाहिए वो एक ही डिपॉजिटरी के पास होना चाहिए। इंडिया में कितने डिपॉजिटरी हैं? 2 हैं, एक एनएसडीएल है और एक सीडीएसएल है। तो अगर मान लीजिए कि जो लेंडर है, लेंडर का अगर सीडीएसएल में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का अकाउंट है, तो जो लेंडर है उसका भी और जो प्लेजर है उसका भी, दोनों का अकाउंट एक ही डिपॉजिटरी में होना चाहिए। उनके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अलग हो सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि हमने कोई एनबीएफसी है, उसका नाम है एबीसी कंपनी, अगर हमने उससे लोन लेना है किसी भी क्लाइंट ने, तो अब उस क्लाइंट को अपने शेयर्स प्लेज करने होंगे, तो क्लाइंट का अकाउंट और जो एनबीएफसी कंपनी है उनका अकाउंट डिफरेंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो प्लेजर है जिसको लोन चाहिए उसका अकाउंट है मान लीजिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज में, और जो लोन कर रहा है मान लीजिए जो एबीसी कंपनी है जो शेयर्स को प्लेज करेगी और लोन देगी, मान लीजिए उसका अकाउंट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। तो दोनों के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अलग हो गए, बट इन दोनों के जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो अलग हो गए, बट उनकी जो डिपॉजिटरी है वो एक ही होनी चाहिए। तो या तो वो सीडीएसएल होने चाहिए या एनएसडीएल होना चाहिए। इसलिए हमारा इसका आंसर हो गया बी फॉल्स। द प्लेजर एंड द प्लेजी मस्ट हैव ए बेनिफिशियल ओनर beneficiary account with the same depository, as inter-depository pledge is presently not permitted. However, both the parties need not have their depository account with the same DP. तो डिपोजिटरी तो उनकी सेम होनी चाहिए, या तो दोनों का एनएसडीएल होना चाहिए या सीडीएसएल होना चाहिए, बट उनके डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सेबी, आईआईबीएफ, आईआरडीए। देखिए इसका हमारा आंसर हुआ ए आरबीआई। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डील करता है वो आरबीआई डील करता है। अब इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, इसका आंसर हुआ हमारा ए आरबीआई। एक्सप्लेनेशन में क्या है, द रिजर्व बैंक रेगुलेट्स फाइनेंशियल मार्केट विद इन the regulations related to statutory framework of Reserve Bank of India Act 1934, Government Securities Act 2006, Foreign Exchange Management Act 1999, Bilateral Netting of Qualified Financial Contract Act 2020 and the Payment and Settlement Act 2007। तो जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो डील करते हैं और उसके मार्केट को रेगुलेट करता है वो आरबीआई रेगुलेट करता है। To become a depository participant, minimum net worth required is rupees 10 crore. A, true only for the stockbroker who want to become a DP. B, true only for RMT agents who want to become a DP. C, true only for NBFC who want to act as a DP on other behalf. And completely false. तो देखिए इसका हमारा आंसर है बी। जो 10 करोड़ की नेटवर्थ है वो सिर्फ RMT एजेंट्स हु वांट टू बिकम ए डीपी उनके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सभी के लिए क्राइटेरिया अलग से हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। द एप्लीकेंट्स हु आर द स्टॉक ब्रोकर और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उनकी नेटवर्थ 50 लाख की रिक्वायरमेंट है। अगर आरएनटी एजेंट्स को डीपी के लिए काम करना है तो उसकी जो नेटवर्थ मिनिमम है वो 10 करोड़ की है। अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है, अगर वो डीपी के लिए रजिस्टर करना चाहता है तो जो उसकी जो नेटवर्थ है वो सभी डिपॉजिटरी के लिए अलग अलग होगी। तो मान लीजिए एक स्टॉक ब्रोकर एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के लिए डीपी में लाइसेंस अप्लाई करना चाहता है,
तो उसके लिए उसकी लिमिट्स दोनों के लिए नेटवर्थ की स्टॉक ब्रोकर के लिए दोनों के लिए अलग अलग होगी। तो मान लीजिए जैसे किसमें पढ़ा था हमने 50 lakhs, तो उसको एक डिपॉजिटरी के साथ 50 lakhs नेटवर्थ का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, ऐसे ही दूसरी जो डिपॉजिटरी है उसके साथ भी उसको 50 lakhs का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। बट इफ एन एनबीएफसी वो अगर डीपी की तरह काम करती है ऑन द बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, तो उसकी जो नेटवर्थ है should have a net worth of 50 crores in addition to the net worth specified by any other authority। तो उसकी अथॉरिटी 50 crores in addition होना चाहिए to the net worth specified by any authority। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एनबीएफसी किसी आरएनटी एजेंट्स के बिहाफ पे काम करती है। अब आरएनटी एजेंट्स की जो नेटवर्थ है वो कितनी रिक्वायरमेंट है डीपी बनने के लिए? 10 करोड़ की। अब एनबीएफसी उसके बिहाफ पे काम करती है, तो जो आरएनटी है उसकी 10 करोड़ मेंटेन करनी है और एनबीएफसी को 50 करोड़ की इन एडिशन भी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन एडिशन टू द स्टॉक ब्रोकर, custodian registered with SEBI and approved by stock exchange can open a clearing member account. These accounts are popularly known as broker settlement account और broker pool account। A true और false? तो देखिए इसका आंसर है हमारा A true। Brokers of stock exchange that offer settlement through depository are required to open a clearing member account। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर होंगे उनको सेटलमेंट करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ एक क्लियरिंग मेंबर अकाउंट ओपन करना होगा। The type and the number of accounts opened may vary across depository। तो डिपॉजिटरी की बेसिस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप के अकाउंट ओपन करने हैं और कितने करने हैं। इन एडिशन टू द ब्रोकर, कस्टोडियन रजिस्टर्ड विद द सेबी एंड अप्रूव्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, वो भी दे आल्सो कैन ओपन ए क्लियरिंग मेंबर अकाउंट। These accounts are popularly known as broker settlement account और broker pool account। इसमें क्या होता है, एक क्लाइंट who has sold the shares will deliver the securities। तो मान लीजिए मैं क्लाइंट हूं, मुझे कोई शेयर्स सेल करने हैं, तो जब वो शेयर्स सेल हो जाएंगे तो मुझे उस शेयर्स की जो डिलीवरी देनी होगी वो ब्रोकर के पूल अकाउंट में देनी होगी, इनटू द सेटलमेंट अकाउंट ऑफ द ब्रोकर थ्रू whom the securities were sold। तो वो इसीलिए ब्रोकर पूल अकाउंट और ब्रोकर सेटलमेंट अकाउंट होते हैं। तो मुझे वो जो अपने शेयर्स की डिलीवरी देनी होगी वो ब्रोकर सेटलमेंट अकाउंट और ब्रोकर पूल अकाउंट में देनी होगी, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रोकर पूल अकाउंट। हेंस आंसर ए इज ट्रू एंड ए इज करेक्ट। The effect of nomination for a joint account is the nomination has no right, the nominee act as a trustee on the death of one of the holders, C, the nominee act as a trustee on the death of all the holders, the nominee becomes the owner of securities। तो देखिए इसका आंसर है हमारा सी, nominee acts as the trustee on the death of all the holders। देखिए मान लीजिए कि कोई ज्वाइंट अकाउंट है डीमैट में और उसमें मान लीजिए 3 एप्लीकेंट हैं और नॉमिनी भी है उसमें, तो अब इसका आंसर हुआ द इफेक्ट ऑफ नॉमिनेशन फॉर ए ज्वाइंट अकाउंट इज। अब सी देखिए ध्यान से, द नॉमिनी एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑन द डेथ ऑफ ऑल द होल्डर्स। तो अगर तीनों की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है वो ट्रस्टी की तरह काम करता है, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास उसकी सिक्योरिटीज की ओनरशिप आ गई और वो लीगल हायर हो गया और वो एक्चुअल ओनर हो गया। मान लीजिए कि 3 अकाउंट होल्डर हैं ज्वाइंट अकाउंट में और एक की डेथ हो जाती है, तो फिर 2 लोग जो होंगे वो अपने नाम पर शेयर ट्रांसफर करा सकते हैं थ्रू ट्रांसमिशन। नॉमिनी के पास एज ए ट्रस्टी जो आएगा, जो उसकी ट्रस्टी के थ्रू, या ये कह सकते हैं नॉमिनी जब काम करेगा एज ए ट्रस्टी, वो तभी कर सकता है जब सारे अकाउंट होल्डर्स का एक साथ में डेथ हो जाए या सभी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी शेयर्स और सिक्योरिटीज है वो नॉमिनी की हो गई। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, nominee have the right and duties to facilitate the transaction in case of unfortunate death of the legal owner of the asset। तो लीगल ओनर उसमें के कौन है? जिसके डीमैट अकाउंट है, जो बेनिफिशियल ओनर है। तो अगर उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो वो क्या करता है? तो जो नॉमिनी होता है वो एक ड्यूटी और हैव द राइट एंड ड्यूटी टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शंस। वो क्या करेगा? दे विल गेट द असेट, वो उनको असेट्स मिल जाएंगे, तो इस केस में उनको सिक्योरिटीज मिल जाएंगी, शेयर्स मिल जाएंगे, and keep it until they are legally bound to transfer it to the legal heir of the original। तो जो भी उस सिक्योरिटीज और उसके जो शेयर्स हैं उसके जो एक्चुअल लीगल आयर्स होंगे उनको पास ट्रांसफर करने तक वो उनकी कस्टडी में रहेंगे और वो नॉमिनी
एक तरह से उनके ट्रस्टी की तरह काम करेंगे। उनके पास उसके राइट्स नहीं आ जाएंगे, वो सिर्फ ट्रस्टी की तरह काम करेंगे। और जब भी पॉसिबल होगा तो वो उनके लीगल हायर्स को वो सारी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करेंगे। State whether the statement is true or false. An investor in government securities holding electronic balances in the depository's SGL1 account can convert them into physical shares by the process of rematerialization. True and false. इसका आंसर है हमारे पास बी false. देखिए क्यों है, इसमें दो तरह के गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं, SGL1 एंड SGL2। तो अब देखिए एक्सप्लेनेशन ठीक से पढ़िएगा। एन इन्वेस्टर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस इन डिपॉजिटरी SGL2, जो SGL2 अकाउंट्स में होते हैं वो तो फिजिकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और टू बुक एंट्री फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रीमेटेरियलाइजेशन, तो प्रोसेस रीमेटेरियलाइजेशन के थ्रू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर दिस एप्लीकेशन और एप्लीकेंट हैज टू बी मेड टू द डिपॉजिटरी थ्रू DP इन द रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। तो वो RRFGS ये भरेंगे, इसको बोलते हैं रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बट ये SGL2 अकाउंट में पॉसिबल है, SGL1 अकाउंट में पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्यों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ SGL फैसिलिटीज, दो तरह की होती है, SGL1 एंड SGL2। इन SGL1 फैसिलिटी द अकाउंट इज ओपन विद द RBI डायरेक्टली। तो अब RBI के साथ जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करते हैं वो ओनली कुछ परमिटेड एंट्रीज होती हैं, तो वही उनको उनके साथ अकाउंट ओपन करती हैं। Only entities which fulfill all the eligibility criteria prescribed by RBI are permitted to open SGL1 account. SGL facility can be used only for own investment of the account holder. Any entity which is permitted to open SGL1 account may avail of SGL2 facility as well. तो जो एंटिटी SGL फैसिलिटी को अवेल करती है वो SGL2 फैसिलिटी को भी अवेल कर सकती है। But SGL2 facility is used to be kept the accounts of constituent investor. तो SGL2 में जो नेक्स्ट लेयर के जो अकाउंट होल्डर्स होंगे उनके लिए वो उनके अकाउंट्स को रखने के लिए SGL2 अकाउंट्स ओपन करते हैं। In other words, SGL2 is used to route the investments of the client who are not eligible to directly open the SGL1 account. तो मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, ABC, एक मैं हो गया, आप हो गए। Suppose we are not eligible to open directly SGL1 account with the RBI. तो जो एंटिटी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो SGL1 अकाउंट RBI के पास ओपन कर लेगा, तो हम SGL2 अकाउंट उन एंटिटीज के पास ओपन कर सकते हैं। The entity which offers SGL2 facility has to keep sub account for each investor separately. तो जो एंटिटी SGL2 को फैसिलिटेट करेगी वो सभी अकाउंट उन होल्डर्स को, उनके इन्वेस्टर्स को सेपरेटली अकाउंटिंग करेगी उनकी बुक्स में। एंड SGL2 अकाउंट्स विद द RBI विल शो द कंसोलिडेटेड बैलेंसेस ऑफ द ऑल अकाउंट होल्डर, और जो उनकी बुक्स में रहेगा वो कंसोलिडेटेड बैलेंसेस रहेगा ऑल अकाउंट होल्डर्स का। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो SGL1 है उसमें सिर्फ परमिटेड एंट्रीज ही एंटिटीज होती हैं, वही उसमें काम कर सकती हैं, तो ये शेयर्स फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। बट SGL2 ये एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए जो परमिटेड नहीं होते डायरेक्टली RBI से डील करने में, वो लोग उन एंटिटी के साथ जिनका SGL1 अकाउंट है वहां पर वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और SGL अकाउंट जो इंडिविजुअल्स का है या कंपनीज का है, ट्रस्ट का है, वो लोग अपने सिक्योरिटीज को फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनेशन ऑफ शेयर इज ए प्रोविजन अंडर विच एक्ट? ए कंपनीज एक्ट, बी सेबी एक्ट, सी डिपॉजिटरी एक्ट एंड डी SCRA एक्ट 1956। देखिए इसका आंसर हमारा ए, नॉमिनेशन का जो भी फैसिलिटीज है दैट इज अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999। ये दोबारा से भी काफी बार अमेंडमेंट हो चुका है, इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा और केयरफुली देखते हैं तो 2013 तक पहुंच गए अमेंडमेंट्स। अंडर सेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, holders of shares and debentures of a company can nominate a person to whom the shares and debentures would vest on the demise of the holder of the share and debenture। तो कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन है कि जो भी शेयर्स सिक्योरिटीज जिसके पास है वो किसी को नॉमिनी बना सकता है और उसमें नॉमिनी को रख सकता है, और जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो शेयर्स और सिक्योरिटीज हैं जो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है एज ए ट्रस्टी, तो वो ट्रस्टी की तरह काम करता है, जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा था। और जब
ये ठीक से होता है तो उसकी ड्यूटी और उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो वही होते हैं कि जो एक्चुअल अकाउंट होल्डर होता है उसके लीगल हायर्स तक वो सिक्योरिटीज और जो शेयर्स हैं उस तक पहुंचाना या उसको ट्रांसफर करना। बट ये नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाते हैं और इसको बोलते हैं हम ये क्यों हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999, हेंस आंसर इज ए। Secondary mode of connectivity of DP with the depository is through dial-up line. A true and false, इसका आंसर है A true। देखिए इसका मतलब क्या क्वेश्चन का, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो हो गए जो सिक्योरिटीज हो गई, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, इस तरह की काफी कंपनीज जहाँ ब्रोकर्स हैं, तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गए। डिपॉजिटरी हो गया एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब मान लीजिए मेरे आपके अकाउंट है, हमें कोई ट्रांजेक्शन करना है तो उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए सो दैट अगर हमें कोई बाय और सेल करना है तो किसी भी समय जब ट्रेडिंग हो रही है तो कोई कनेक्शन ना हो जाए या कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो जाए और वो हम एग्जीक्यूट ना कर पाए अपना ऑर्डर, तो हमें कोई बिजनेस लॉस ना हो जाए। तो उसमें क्या मोड होता है कि देखिए इसका आंसर हुआ ए ट्रू। सेकेंडरी मोड ऑफ कनेक्टिविटी, तो उसमें दो तरह की कनेक्टिविटी रहेंगी, प्राइमरी मोड एंड सेकेंडरी मोड। Secondary mode of connectivity of the DP, depository participant with depositories through dial-up line, तो इसका आंसर हुआ ए ट्रू। कनेक्टिविटी, द डीपी शुड मेंटेन कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ कम्युनिकेशन विद द डिपॉजिटरी। तो देखिए आज तो सब कुछ वाईफाई वगैरह के थ्रू सब चल रहा है, इस तरह की कनेक्टिविटी है। तो डीपी शुड मेंटेन द कॉन्टिन्यूअस कनेक्टिविटी विद द डिपॉजिटरी ताकि कोई बिजनेस लॉस ना हो क्लाइंट्स का। बट कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये कनेक्टिविटी फेल हो जाए, तो क्या है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्राइमरी कनेक्टिविटी द डीपी शुड कनेक्ट द डिपॉजिटरी बाय यूजिंग द फॉलबैक मीडियम ऑफ कनेक्टिविटी। तो इस तरह से कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो जो डिपॉजिटरी डीपी को शुड जो कनेक्ट करना है वो किस तरह से करेगा, फॉल बैक मीडियम ऑफ कनेक्टिविटी से करेगा। प्राइमरी कनेक्टिविटी कैन आइदर बी बाय वीसेट और लीज लाइन, इसके थ्रू कनेक्टिविटी हो सकती है, जबकि सेकेंडरी जो कनेक्टिविटी होती है दैट कैन बी थ्रू डायल अप लाइन, ताकि कनेक्टिविटी ट्रेडिंग आवर्स में और बिजनेस आवर्स में ऑटोमेटिकली मेंटेन रहे। For transmission of securities to the account of the new Karta from the account of deceased Karta, the surviving member through the new Karta shall make a joint application to the DP. A true, B false। तो देखिए इसका आंसर है ये A। ये भी हम काफी बार स्टडी कर चुके हैं। अगर कोई एचयूएफ फैमिली है उसमें कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो शेयर्स ट्रांसफर कैसे होते हैं, जो फैमिली में सर्वाइविंग मेंबर है उसमें एक न्यू कर्ता चूज कर लिया जाता है जो जनरली एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, और जो सारे सर्वाइविंग मेंबर होते हैं वो नए कर्ता के साथ एक नया ज्वाइंट अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं डीपी को, और जब डेथ हो जिस कर्ता की हो गई है उसके अकाउंट से वो सारे शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं टू द न्यू कर्ता। इसलिए आंसर करेक्ट है हमारा ए। अपॉन डेथ ऑफ द कर्ता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइविंग मेंबर है ऑफ द एचयूएफ वो क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर को ऑफ द एचयूएफ एज द न्यू कर्ता, और फिर वो डीपी को अप्लाई करते हैं, नया अकाउंट खोलते हैं, और जिसकी डेथ हो गई है वो अकाउंट्स वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं इन द अकाउंट ऑफ न्यू कर्ता। इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ ए ट्रू। डीपी shall have a net worth of 50 crore or more, state true whether true or false। ए ट्रू, बी false। तो देखिए हमारा इसका आंसर है बी false। सभी के लिए अलग अलग मैकेनिज्म है, ये हमने पहले भी स्टडी किया था। तो नेटवर्थ की जो रिक्वायरमेंट है एज पर सेबी रेगुलेशंस 1996, देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है तो उसको अगर डीपी की तरह काम करना है, उसको डीपी का रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसकी नेटवर्थ होना चाहिए 50 lakhs। अगर कोई आरएनटी एजेंट्स है वो अगर अप्लाई करता है फॉर लाइसेंस ऑफ डीपी तो उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए 10 करोड़। इफ ए स्टॉक ब्रोकर एक्ट्स एज ए डीपी इन मोर देन वन डिपॉजिटरी, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर अगर अलग अलग डिपॉजिटरी में काम करता है एज ए डीपी तो उसके लिए जो नॉर्म्स है 50 lakhs की, ये दोनों में अलग अलग सेपरेटली फुलफिल करनी पड़ेगी। तो लेट अस सपोज एक स्टॉक ब्रोकर एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों में डीपी की तरह काम करता है तो उसको ये नेटवर्थ दोनों जगह कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब इफ एन एनबीएफसी सीक्स टू एक्ट एज अ डीपी, बट अगर एनबीएफसी खुद नहीं कर रही है और किसी के बिहाफ पे कर रही है तो इट्स नीड टू हैव एन नेटवर्थ ऑफ 50 करोड़ इन एडिशन टू द नेटवर्थ स्पेसिफाइड बाय एनी अदर अथॉरिटी। तो जो दूसरी अथॉरिटी ने कोई नेटवर्थ जो स्पेसिफाई किया उसके अलावा उसकी एनबीएफसी की 50 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए अगर वो एनबीएफसी किसी के बिहाफ में डीपी की तरह काम करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। With the introduction of depository system in India, theft, forgery, mutilation of certificates becomes more prominent. A true, B false। देखिए इसका हमारा आंसर हुआ B false। जब डिपॉजिटरी सिस्टम आया है तो फिजिकल शेयर्स वगैरह खत्म हो गए हैं या ऑलमोस्ट मिनिमम हो गए हैं, तो ये थेफ्ट होना, फोर्जरी, म्यूटिलेशन ये सभी कम हो गए हैं। तो ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट सच एज डिलेज, लॉस इन ट्रांजिट, थेफ्ट, म्यूटिलेशन, बैड डिलीवरीज एक्सेट्रा आर एलिमिनेटेड। वो कम हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। द शेयर्स कैन बी इवन केप्ट इन फ्रोजन मोड। तो वो हमारी किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर इवन शेयर्स जो है या सिक्योरिटीज है वो फ्रोजन मोड में भी रखा जा सकता है थ्रू अवर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अंडर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट। तो उसकी सेफ्टी के लिए क्लाइंट इवन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि जो उसके शेयर्स हैं वो फ्रोजन मोड में रखे जाएं ताकि कभी मिसयूज ना हो। Whenever a corporate action is announced, the issuer or RNT agents inform the depositories about the proposed action. A true, B false। देखिए इसका हमारा आंसर है A। जब भी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होगा, तो जैसे कोई राइट इशू हो गया, कोई डिविडेंड हो गया या कोई शेयर स्प्लिट हो गया, तो जो इशूअर है, इशूअर मतलब जो कंपनी है कॉर्पोरेट या उसका आरएनटी एजेंट्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, वो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा कि हमने कॉर्पोरेट एक्शन लिया है। तो वो डिपॉजिटरी क्या करेगा, वो सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करेगा और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू इन्वेस्टर्स को कंफर्मेशन जाएंगी। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन रूट करती हैं। तो जो भी इशूअर है, जो कंपनी है, जब भी वो डिक्लेयर करती है प्रपोज्ड कॉर्पोरेट एक्शन को, तो वो अपने डिपॉजिटरीज को इन्फॉर्म करती है। तो इसलिए इसका आंसर हो हमारा ए ट्रू। इसका देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं कि फिर मान लीजिए कि एक कंपनी है फॉर एग्जांपल आईटीसी। अब आईटीसी ने मान लीजिए डिक्लेयर किया डिविडेंड 10 रुपीज पर शेयर, तो वो क्या करेगा, उसका इश्यूअर जो आरएनटी एजेंट्स है वो डिपॉजिटरी को, एनएसडीएल और सीडीएसएल को इन्फॉर्म करेगा कि हमने ये डिक्लेयर किया है। ये इन्फॉर्मेशन डिपॉजिटरी के थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाएंगी एंड देन इन्वेस्टर्स के पास जाएंगी। तो फिर जो भी उसके बाद प्रपोज्ड एक रिकॉर्ड डेट आएगा, वो रिकॉर्ड डेट कंफर्म करेगा और रिकॉर्ड डेट के ऊपर डिपॉजिटरी जो इशूअर है और आरएनटी एजेंट्स हैं उसको वो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स देगा कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट को ये इन्वेस्टर्स हैं। तो वो इन्वेस्टर्स होंगे वो उस पर प्रपोज्ड कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए एलिजिबल होंगे। इसलिए इसका आंसर हुआ ए ट्रू। Who resolves the mismatch during dematerialization of government securities? A. Depository participant, B. Depositories ZSEC, C. SEBI and D. RBI। तो देखिए इसका आंसर हुआ हमारा A. Depository participant। अगर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मिसमैच है तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही रिजोल्व करता है। आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं। द डिपॉजिटरी एक्ट्स एज एन आरएनटी एजेंट। जो डिपॉजिटरी होता है वो आरएनटी एजेंट्स की तरह काम करता है एंड डिस्चार्ज आरटीए फंक्शंस ऑफ जीसेक। तो वो गवर्नमेंट की जीसेक जो सिक्योरिटीज होती हैं उसका आरटीए फंक्शन, रजिस्टर एंड ट्रांसफर जो एजेंट्स होते हैं उसकी तरह फंक्शंस करता है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट विद द डीआरएफ। फिजिकल सर्टिफिकेट होगा और डीआरएफ होगा, डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर। द गवर्नमेंट जीसेक सेल ऑफ द डिपॉजिटरी वो मैच करती है, वो क्या करती है, डिटेल्स प्रोवाइडेड इन डीआरएफ जीएस विद द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज रिसीव्ड बाय द डिपॉजिटरी सिस्टम। तो मैच करती है जो डीआरएफ में कि कितना डिटेल है उस डिटेल को मैच करती है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज रिसीव्ड बाय द डिपॉजिटरी सिस्टम। अगर वहां पर उसको कोई मिसमैच लगता है तो डिपॉजिटरी जो होता है वो क्या करता है, डिपॉजिटरीज जीसेक सेल उसको लेटर या फैक्स भेजती है टू द डीपी और फिर इंटीमेट करती है उसको मिसमैच के बारे में और उससे क्लैरिफिकेशंस ऑब्टेन करती है। जब तक ये क्लैरिफिकेशंस, ये सेटलमेंट नहीं हो जाते, जब तक वो उसका डीआरएन नंबर जो होता है, डीमैट रिक्वेस्ट नंबर, वो पेंडिंग रखा जाता है और जब ये रिजोल्व हो जाता है तो वो सिक्योरिटीज को डीमेटरलाइज कर दिया जाता है। तो इसमें जो मेन काम है वो है हमारा ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मिसमैच को रिजोल्व करने के लिए। Can nomination be made by individual for beneficiary account held jointly or singly? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका आंसर है ए। देखिए डीमैट अकाउंट या बेनिफिशियरी अकाउंट चाहे वो सिंगली मेंटेन किए जाए, ज्वाइंटली, किसी में भी नॉमिनेशन किया जा सकता है। अगर सिंगली अकाउंट है तो जो सिंगल ऑपरेटर है वो उसको साइन करेगा नॉमिनेशन को, और अगर ज्वाइंट होल्डर्स है, मान लीजिए 2 है या 3 है, तो जिसके नाम पे भी नॉमिनेशन किया जाएगा उस नॉमिनेशन फॉर्म को जितने भी अकाउंट होल्डर हैं, बेनिफिशियरी और अकाउंट होल्डर्स या डीमैट अकाउंट होल्डर्स, वो
सारे अकाउंट होल्डर उस नॉमिनेशन फॉर्म को साइन करेंगे। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट ये कब आया था? 1992 में, 1956 में, 1996 में, 1956 में, 1989 में। जिसका हमारा आंसर है ए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट केम इनटू 1992। Securities and Exchange Board of India was first established in 1988 as a non-statutory body. तो 1998 में आया था as a non-statutory body for regulating the security market, but it became an autonomous body on 30th January 1992 and was accorded statutory power with the passing of the SEBI Act 1992 by the Indian Parliament. तो जो ये इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, ये इफेक्टिव हुआ था, it was starting from 1992. What is the eligibility criteria for opening a basic service demat account? तो BSD हमने काफी पिछले भी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में स्टडी किया है। BSD स्टैंड्स फॉर द बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। जो अकाउंट होल्डर बहुत ज्यादा शेयर्स में ट्रेड नहीं करना चाहते बट सिक्योरिटीज को रखना चाहते हैं, थोड़े शेयर्स रखना चाहते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है उनको हम बोलते हैं, जो वो अवेल कर सकते हैं बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? A, the individual shall have only one BSDA in his or her name across all depository. B, value of securities held in the demat account shall not exceed rupees 2 lakhs at any point of time. C, both of the above, and D, none of the above. देखिए इसका हमारा आंसर हुआ C, both of the above। अगर किसी को BSDA अकाउंट खोलना है तो सिर्फ इंडिविजुअल का सिर्फ एक ही अकाउंट खोलेगा BSDA अक्रॉस ऑल डिपॉजिटरी, वो सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकता है और उनमें सिक्योरिटीज की जो वैल्यू होगी, बिकॉज वो स्मॉल इन्वेस्टर है तो उसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा की कभी सिक्योरिटीज नहीं हो सकती। अगर उसके रखे हुए वैल्यूज या शेयर सिक्योरिटीज की वैल्यू अगर 2 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो वो उस प्रकार को क्राइटेरिया BSDA का क्राइटेरिया डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वो नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों फैसिलिटीज समझ लीजिए, या दोनों बेसिक रिक्वायरमेंट, ये कि उसका एक ही अकाउंट हो सकता है BSDA और उस सिक्योरिटीज हैं जो उसके डीमैट अकाउंट में वो 2 लाख रुपए से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए BSDA अकाउंट के लिए। State true or false? DPs are free to add any more terms and condition to the agreement to the extent they are not contradictory to the terms and condition of the model agreement. True or false? तो देखिए इसका हमारा आंसर है A, ट्रू। देखिए डिपॉजिटरी के साथ DPs के जो एग्रीमेंट होते हैं तो DP कोई भी अपनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकता है, बट वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो डिपॉजिटरी की और डीपी की है उनके वो सेपरेटली हो सकती है और वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कर सकती तो टर्म्स कंडीशन ऑफ द मॉडल एग्रीमेंट। तो एक मॉडल एग्रीमेंट होता है डीपी का, क्लाइंट का और डिपॉजिटरी का, उस मॉडल एग्रीमेंट से डिफर नहीं हो सकती बट कुछ वो एडिशन अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हुआ ए, ट्रू। DPs are free to add any more and terms conditions to the agreement to the extent they are not contradictory to the terms and condition of the model agreement. इसका आंसर होगा हमारा A, ट्रू। देखिए इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। NSDL has been approached by Commodity Exchange to provide the depository facility for warehouse receipts. तो अब इसके अंदर कोई भी DP और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का जो भी एग्रीमेंट होगा वो मॉडल एग्रीमेंट होगा और मॉडल एग्रीमेंट के एक्स्ट्रा भी कोई अगर कंडीशंस अगर कोई डीपी लगाना चाहे तो वो लगा सकता है, बट वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए इन द मॉडल एग्रीमेंट, बट एक्स्ट्रा हो सकती है कंडीशंस, इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ ए, ट्रू। तो गाइस इस पार्ट में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दीज वीडियोस। मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा बिकॉज उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इस चैनल पे अभी बैंकिंग से रिलेटेड बहुत मटेरियल आने वाला है। फ्यूचर्स में आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स, मॉक टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स और आपको कैसे आगे प्रमोशंस लेनी है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, इसमें सारा कुछ मटेरियल आने वाला है। तो डेफिनेटली आप इसके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशंस आएंगी। कुछ आपके लिए कुछ टाइम के बाद एंटरटेनमेंट वीडियोस भी आएंगी, सो दैट क्योंकि स्टडी इन इटसेल्फ काफी बार बोरिंग हो जाती है, इसलिए स्टडी के साथ साथ एंटरटेनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो वी विल ब्रिंग यू सम एंटरटेनमेंट वीडियोस एज वेल। तो मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है से इसको सब्सक्राइब करिए आप और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को रेफर करिए और देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और प्रमोशंस लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। वी आर वेरी नियर टू
हैव अवर सब्सक्राइबर बेस ऑफ 2000, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इसको रेफर करिए तो सो दैट हम जल्दी से वो 2000 के सब्सक्राइबर बेस पर पहुंच सकें। इसमें आप ही लोगों का योगदान है, आप ही लोगों की वजह से हम यहाँ पर सम 1850 सब्सक्राइबर तक पहुंचे हैं। Definitely, thank you very much for your support. Keep watching these videos and enjoy your day. Thank you very much.